फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे, जिसमें हम आज से सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, प्लीज़ पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड चैप्टर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है चैप्टर का नेम कि साझेदारी खाते में नए पार्टनर्स का प्रवेश, यानी कि एक नया पार्टनर्स आ रहा है। 2 लोग थे पहले और एक तीसरा नया नया आ रहा है। तो ये चैप्टर का नेम है, जिसमें हम समझेंगे कि जब न्यू पार्टनर्स आते हैं तो साझेदारों की क्या-क्या स्थिति होती है, अगर एक नया पार्टनर प्रवेश कर रहा है तो। इसमें देखिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी है। प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार। कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए सहमति न दे दें। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि तब तक कोई नया पार्टनर्स आपके फॉर्म में नहीं आ सकता जब तक कि जो पुराने साझेदार हैं इस बात से सहमत ना हो। पुराने सभी साझेदार सहमत होना चाहिए। अगर 3 लोग काम कर रहे हैं, केवल एक पर्सन नया साझेदार बुलाना चाहता है, किसी नए व्यक्ति को बुलाना चाहता है, बाकी 2 नहीं चाहते हैं, तो वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है नए साझेदार की, थोड़ा बहुत वो भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि जब फर्म का कोई पार्टनर बन जाता है तो जो भी काम फर्म में होता है उन सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो नया साझेदार है। परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है। देखिए 2 पर्सन है, पहले से फर्म में काम कर रहे हैं, इन्होंने किसी तीसरे यानी कि सी को फर्म में प्रवेश दिया। अब जब सी प्रवेश किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2025 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से फर्म में जो जितने भी काम होंगे उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2025 से पहले 2024 में 2023 में जितने भी काम हुए हैं उसके लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी को कहते हैं नया साझेदार। मतलब जितने डेट से आएगा उतने डेट से किए गए कार्यों के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद देखिए साझेदार के प्रवेश का प्रभाव, मतलब हम प्रभाव जानेंगे कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिए पहला मैंने लिखा है साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। कहाँ 2 लोग थे, अब कहाँ 3 लोग हो जाएंगे, 4 लोग थे 5 लोग हो जाएंगे, 2 लोग थे 3 लोग हो जाएंगे। तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उनके रिलेशनशिप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है जिससे उन्हें अपनी साझेदारी का क्या करना पड़ता है, पुनर्गठन करना पड़ता है, यानी कि उनको साझेदारी फिर से गठित करनी पड़ती है। इसी को कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। अब दूसरी बात, संख्या में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जब एक नया पर्सन आएगा आपके फैमिली मेम्बर में ही एक नया पर्सन आता है तो आपके फैमिली की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही साझेदारी फर्म में कोई नया व्यक्ति आएगा तो साझेदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। संख्या में वृद्धि का मतलब है साझेदारों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, साझेदारों की संख्या में वृद्धि, साझेदारों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए नए साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा। अब भाई कोई भी पार्टनर आता है या कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भी लाभ में हिस्सा चाहिए, जैसे पुराने साझेदारों को मिल रहा है। तो उसको क्या करते हैं, फर्म के लाभ में से हिस्सा भी मिलता है। और इसके लिए इसे एक काम करना पड़ता है, इसके लिए इससे क्या करना पड़ता है, ख्याति लानी पड़ती है।
और इस ख्याति पे उसको मतलब जो भी ख्यात लाता है, जो भी कैपिटल लगाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको लाभ में क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए, ख्याति की राशि नगद, अगर ख्याति की राशि वो क्या कर सकते हैं? कैश के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर वो नगद नहीं लाएंगे तो जो भी वो पूंजी लगाएंगे उनमें से समायोजन किया जाएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने 15,000 पूंजी लगाया है और वो नगद राशि यानी कि ख्याति की नगद राशि नहीं लेके आए हैं, तो जितना भी उनका ख्याति बनता है, जितना भी टोटल ख्याति बनेगा, तो वो इस पैसे में से निकाल लिया जाएगा। बाकी के जो बचेंगे उनके कैपिटल होंगे और जो ख्याति की राशि है उसको निकालें। मान लीजिए ख्याति की राशि इनकी बनी है 6,000 रुपये, 6,000, तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो इनकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 9,000। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा ये लाइन। पूंजी में वृद्धि, अब जाहिर सी बात है, जो इंसान नया आ रहा है तो वो पैसा लेके आएगा तो पूंजी में आपकी कैपिटल में भी वृद्धि होगा, कैपिटल में भी वृद्धि होगा। दूसरी बात, प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति का फर्म में आना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का आना जो बहुत ही अनुभवी है, जिनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति है, बहुत ही इफेक्टिवनेस उसके अंदर है, मतलब प्रभावशाली है, बहुत ही स्किलफुल पर्सन है। अगर वो फर्म में आ जाएगा तो आपके फर्म की ख्याति भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उसके जानने वाले भी आएंगे आपके फॉर्म में, तो यहाँ पे आपकी ख्याति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एक टाइप का है, आप बना भी सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मतलब कि जब नया साझेदार आता है फॉर्म में तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। जब नया साझेदार आ जाता है तो पुराने साझेदार की भी रेशियो बदल जाती है और नए साझेदार को जो मिलता है वो तो रहता ही है। दूसरा है त्याग अनुपात की गणना। अब पुराने, जब नया पार्टनर आएगा तो पुराना जो भी साझेदार होगा वो अपने हिस्से में से ही तो देगा। मान लीजिए ए और बी, यहाँ पे लिखते हैं, ए और बी दो लोग थे, इनका रेशियो था 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे सी आ गए, सी आ गए तो कुछ हिस्सा ए को सी को देना पड़ेगा और कुछ हिस्सा बी अपना सी को देगा। तो ये जो जिस रेशियो में देंगे सी को, उसी रेशियो को क्या कहते हैं? त्याग अनुपात कहते हैं। और इंग्लिश में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे आपको। ख्याति का मूल्यांकन करना व लेखांकन व्यवहार। लेखांकन व्यवहार जनरल एंट्री करना, और ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ख्याति को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी इसमें हम सीखेंगे। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अगर मान लीजिए साझेदारी में कोई पार्टनर नया आ रहा है जिसकी वजह से जो संपत्तियां हैं उसमें या तो बढ़ेंगी या तो घट जाएंगी, या लायबिलिटी बढ़ेंगी या तो घट जाएंगी, तो उसका भी हम क्या करते हैं? पुनर्मूल्यांकन करते हैं। फिर लिखा है लास्ट में पूंजी समायोजन, यानी कि कितने कैपिटल है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल का एडजस्टमेंट करने का मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें खर्चे हैं पार्टनर्स के लिए, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। तो ये पाँचों चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको आज मैंने जितना भी चीज़ें बताया आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।